डिस्कस किया जा सकता है। मैंने जो है वो 4-5 जो है वो नुक्ते जो है वो निकाल के रखे हैं और मतलब पॉलिटिकल उनको मैंने ऐसे ही बैठे बैठे नाम दिया है, पॉलिटिकल एमास्कुलेशन, लिटर्जिकल रिडक्शन, एपिस्टेमोलॉजिकल डिमिनिशन, हिस्टोरिकल इनवैलिडेशन। तो इनसे मेरी क्या मुराद है ये पहले मेरे ख्याल से समझना ज़रूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिलीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मेरा वैसे इरादा है वो ये है कि जब हमारी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचेगी उस वक्त आई वांट टू बेसिकली से अ फ्यू थिंग्स अबाउट फिनोमेना लाइक फंडामेंटलिज्म। आई नो ये वर्ड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है बट अभी फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस्तेमाल किया जाता है। और हाउ समबडी लाइक हमारे जैसे लोग इस दुनिया में अभी रिलीजियस किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह से होने चाहिए। ये मेरे अपनी थॉट्स हैं, मतलब यू प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री विद दिस। सो एनीवे ये बेसिक नैरेटिव मतलब ये बेसिक अटेम्प्ट्स होंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट डू आई मीन बाय पॉलिटिकल इमैस्कुलेशन। देखिए जब हम लोगों ने ये बात की है मॉडर्निटी की, इसके अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्निटी की कॉन्स्टिट्यूटिव एक तरह से मतलब उसकी शनाख्त का हिस्सा है ये, ठीक है। उसकी तकवीन के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा अमल है कि दो चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश की गई है जिसको आप लोग जनरली सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के नाम से जानते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की सेपरेशन। उसके अंदर एक्चुअली मतलब ये पूरी रिलीजन को किस तरह से कंसेप्शलाइज किया गया है और किस तरह के रिलीजन को साइडलाइन किया गया है, उसकी पूरी एक अपनी हिस्ट्री है। उसके अंदर व्हाट वी नीड टू अप्रिशिएट राइट नाउ इज दैट आप आजकल जो हम लोगों का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं रिलीजन, ये एक एक्चुअली नई तख्लीक है। रिलीजन ये जो लफ्ज है एटमोलॉजिकली इसके वो मायने हैं ही नहीं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि 200 साल 250 साल पहले भी इसके ये वो मायने नहीं थे जो आज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम रिलीजियस स्टडीज़ में जो क्योंकि मेरे अपना जो फील्ड है ट्रेनिंग है फिलोसफी की है बट मेरी सारी ट्रेनिंग हुई थी रिलीजियस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में। तो उसके अंदर तो ये मतलब इस हद तक बात पहुंच गई है कि बहुत सारे लोगों ने खुद ये लिखा है, रिलीजियस स्टडीज स्कॉलर्स ने, कि भाई रिलीजन कोई चीज़ नहीं है और रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि रिलीजन है क्या इसके ऊपर मतलब अभी तक समझ में नहीं आया किसी को इसको डिफाइन कैसे करता है। तो एक लेवल पे कॉमन सेंस पे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, हम कहते हैं रिलीजन जी रिलीजन, मगर रिलीजन की जब डेफिनेशन करने जाते हैं तो बहुत मसले में फंस जाते हैं। उसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट मैं इस तरह से करता हूँ कि आप लोग ये सोचिए कि अगर आप चले आप लोगों से सवाल करते हैं रिलीजन की मुझे कोई ऐसी डेफिनेशन दे कि जिससे जो है वो वट एवर यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिलीजन वो उसकी एक अच्छी डेफिनेशन हो, उसको बिज़ब्त उसको वो मतलब क्या कहते हैं उसकी तहदीद कर सके। तो कोई दो लोग कोशिश कर लें, मैं एक्चुअली नाम कॉल आउट कर देता हूँ। एक कोई साहब टाइप कर रहे हैं, फराज आई थिंक उनका नाम है, फराज इफराज पता नहीं, फराज 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 अच्छा। चले उनका एक जबर मिसिंग है शायद नाम की स्पेलिंग में बट खैर जी फराज आप अभी ऑडियो ऑन करके बोल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। फराज जो है वो एफ के ऊपर एक डिफॉल्ट जबर आती है जो जी ये हाँ है वो अलिफ है। अच्छा जी मेरे ओपिनियन में रिलीजन इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स which may or may not have a basis in truth, but they do have they are carried down from generations to generations, or they are hard-held beliefs, and they are also बस I think this is pretty much it. चले अगर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटाइज करते हैं, अगर आपने ये बोला सेट ऑफ बिलीफ्स तो वो तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप इंजीनियरिंग की बात कर ले, इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स अबाउट हाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले हाउ इंजन्स ऑपरेट, एंड दे आर आल्सो वेरी हार्ड हेल्ड बिलीफ्स which are passed from one generation to another, transmitted through a particular way of learning. तो ये तो मसला बढ़ गया, रिलीजन की डेफिनेशन में इंजीनियरिंग भी आ गई।
अब क्या करेंगे, चले कोई और कोशिश करते हैं, रिलीजन को डिफाइन करने की कोशिश करें। मैं कॉल आउट करता हूँ। आई थिंक ये रमीज हैदर, बड़ी खूबसूरत तस्वीर इनकी लगी हुई है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे नज़रिए में या जो मैं कहना चाहूँगा मेरी समझ में रिलीजन एक सोर्स भी है इंसान का ताल्लुक खुदा से इस्टेब्लिश करने में, और उसके साथ साथ वो एक मोड ऑफ लिविंग भी है इन अ वे के रिलीजन इन द लाइट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद गॉड, वो religion at the same time provides the opportunity to humans to collaborate with one another. Because if we talk about religious practices, तो उसमें भी there is a continuous opportunity for the believers or the human beings to have or to achieve togetherness. हम बहुत ठीक छोटी छोटी ठीक है, मतलब यानी कि है, अफ्तारी है, नमाज है। ठीक है, सही है। रमीज, अगर आपसे मैं एक और सवाल पूछूं क्लेरिफिकेशन के लिए, आपकी नजर में बुद्धिज्म रिलीजन है? फ्रैंकली मैं बुद्धिज्म को ज़्यादा पढ़ा नहीं, ज़्यादा जानता नहीं। जितना भी जानते हैं आप। हम्म, आप क्या कहेंगे? आप मतलब मैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आम फहम में आपकी, मैं आपको इंटेरोगेट नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग ऐसे एक इलस्ट्रेटिव मतलब वो ले रहे हैं एग्जांपल। अगर आपसे कहा जाए जी बुद्धिज्म, चले आप, चले कोई बात नहीं रमीज, आप छोड़ दें ये I think सामने। हाँ तो चले बोलिए। I think it's more of a form of a cult. फॉर्म ऑफ अ कल्ट। अच्छा, I आप कल्ट और रिलीजन को सेपरेट कैसे करेंगे? कल्ट और रिलीजन को आई थिंक कल्ट में जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का एलिमेंट ज्यादा है, जब एक शख्सियत को या किसी शय को जो है वो एक हायर मीनिंग दे दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, हाँ। और वो उसको फॉलो करने लग जाती है। अच्छा, तो अच्छा, आपकी नजर में क्रिश्चियनिटी रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी को आई थिंक कल्चर से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इल्हामी किताब और आसमानी सेवे का एक मगर उनसर उसके अंदर मौजूद तो आपने जो तनकीद बुद्धिज्म की फॉर एग्जांपल, कि किसी है। शय को या किसी शख्स को जो है बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो क्रिश्चियनिटी से ज्यादा कहाँ होगा ये? उन्होंने तो शख्स को खुदा बनाया हुआ है। तो हाँ हाँ जी, यहाँ तो इस एतबार से आपका पॉइंट भी है कि वो भी तो उसको इस भी। एतबार से आपको जो है वो क्रिश्चियनिटी को कल्ट कहना पड़ेगा फिर, है ना? एनीवे, थैंक यू रमीज, कंट्रीब्यूशन आपका अच्छा था। ये सारी एग्जांपल्स मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट टू से दैट यू गाइज आर रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग ओवर हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन अ वेरी क्विक वे कि ये मसला बहुत गंभीर है। रिलीजन हम समझते हैं कि हमें पता है हम क्या बात क्या कर रहे हैं, मगर जैसे ही उसकी डेफिनेशन में घुसते हैं तो अगर आप गॉड के ऊपर एम्फोसिस करेंगे, कि बहुत सारे लोग गॉड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जी गॉड की बात हो रही है, तो फिर आपको गॉड्स और नो गॉड दोनों कंसेप्शन है बुद्धिज्म और हिंदुज्म को अगर ले लें, उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चले आप कहते नहीं गॉड्स भी शामिल कर देते, अच्छा भाई मगर गॉड का क्या जो सिस्टम है जिसके अंदर गॉड नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ एक तरीकेकार है जिंदगी का राह अमल, अगर उसको शामिल कर लेंगे तो वो तो फिर आपके पास बुद्धिज्म, मतलब सॉरी, अगर उसको शामिल नहीं करेंगे तो बुद्धिज्म बाहर हो गई। अच्छा, अगर उसको शामिल कर लेंगे तो जी फिर तो मार्क्सिज्म भी अंदर आ गई, कोई भी वे ऑफ लाइफ अंदर आ गया। मतलब ये इतना बड़ा मसला है कि सोशल साइंसेज की जो स्टडी होती है रिलीजन की, उसके अंदर ये अक्सर कहा जाता है कि भाई आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेपरेट। ठीक है, इवन फुटबॉल फैन फॉलोइंग, अगर आप लोगों में से कोई इंग्लैंड वगैरह गया या जर्मनी गया, आप लोगों ने देखा होगा कि कितना क्रेजी लेवल तक फुटबॉल की डेडिकेशन होती है, मतलब लोगों की लाइव्स, उनका वर्क स्केड्यूल, एवरीथिंग इज सराउंडेड, इज सॉर्ट ऑफ डिफाइंड बाय दैट। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो इश्यूज में हम जब फंसते हैं, तो रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर अक्सर हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि भाई
वी डोंट नो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एक लेवल पे इतनी ज्यादा ये वसी हो जाती है डेफिनेशन कि तकरीबन हर चीज इसमें शामिल आ जाती है, और एक दूसरे लिहाज से इतनी ज्यादा तंग हो जाती है कि इसके अंदर कुछ आता ही नहीं है सिवाय इसके कि आपको जो बस लग रहा हो वो रिलीजन है। भाई अगर ये मसला मौजूद है डेफिनेशनली, तो फिर हमारी दुनिया में स्पेशली मॉडर्निटी में इतना ज्यादा एम्फेसिस कहां से आया पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करने में? कंसेप्चुअली इसको जस्टिफाई कैसे किया गया? ये एक बहुत बड़ा मौमा है। चर्च और स्टेट ये मतलब एनालिगस है पॉलिटिक्स और रिलीजन के। भाई अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन में इतना मसला हो रहा है तो फिर द ओनली वे वी कैन काइंड ऑफ मेक सेंस ऑफ हाउ दिस सेपरेशन बिटवीन द टू वाज ब्रॉट अबाउट वाज एक्चुअली टू से कि यार उन्होंने रिलीजन को साइडलाइन इतना ज्यादा करने की कोशिश नहीं की थी, रादर साइडलाइन जो करने की कोशिश की गई थी वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पावर रिलेशनशिप थी, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप थी जिसका नाम था कैथलिक क्रिश्चियनिटी बेसिकली। उसको जो है मिडिवल यूरोप के अंदर साइडलाइन करने की जब कोशिश की गई, मतलब कैथलिक क्रिश्चियनिटी अकेली नहीं थी, साथ में और भी चीजें थी, एंग्लिकन, मतलब बहुत सारे क्रिश्चियनिटी की वैरायटीज हैं, मगर एक खास उनकी पावर डायनामिक थी, ठीक है, जिसको साइडलाइन किया गया था। अब मैं उस प्रोसेस में नहीं जा रहा कि एनलाइटमेंट की ये पॉलिटिकल फ्रेंच रेवोल्यूशन वो किस तरह डेवलप हुई, इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, बट द बेसिक पॉइंट इज कि उन्होंने एट दैट टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी कि चर्च एंड स्टेट सेपरेट करना चाहिए। दैट वाज कन्फ्लेटेड विद चला बाद में इस वाली चीज को देख लेंगे। खैर मतलब अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं, तो अगर आप क्रिएटर की बात करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ religious systems that we would typically want to call religious systems that don't believe in creation, they believe in eternality of the world. Buddhism is one of them, कि हर चीज हमेशा से मौजूद है, आप मतलब इटर्नल साइकिल चल रहा है बार 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 बार, देयर इज नो अदम से वजूद में कोई चीज नहीं आई है। तो क्रिएशन की बात करना फिर आप, unless you only are specifically talking about Islam, but then that's not religion broadly speaking, मतलब कैटेगरी नहीं ना, आप इस्लाम की बात करें। खैर एनीवे, ये आई नो सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग एक्साइटेड, इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दे अभी। ये बहुत मजा आता है क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स जो है वो महीनों महीनों पीछे आते रहते हैं, नहीं 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 रिलीजन की ये वाली डेफिनेशन लें, और वो बार बार यही होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना सर मारने का दिल चाहता है। बट खैर एनीवे, द बिगर पॉइंट ओवर हियर इज दैट एक खास किस्म की पावर डायनामिक को, एक खास किस्म की सोसाइटी के सेटअप को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी, जिसको फिर कन्फ्लेट कर दिया गया था विद रिलीजन, ठीक है। और जब उसको कन्फ्लेट कर दिया गया विद रिलीजन, the basic point was not that religion was being conflated, the basic point was not that religion was being sidelined. जो कैटेगरी रिलीजन है ना, उसके अंदर कोई चीज ऐसा घुसी हुई नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंट थी। ज्यादा बड़ा इशू ये था कि देयर वाज अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल्स दैट वाज बीइंग साइडलाइंड, राइट, कि अगर कोई एक खास किस्म की आर्ग्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, अब यहां पे हम वापस आ रहे, खास कंसेप्शन ऑफ रीजन है, उस रीजन की कंसेप्शन पे उसका एक मॉडल है उसकी ऑपरेशन का, उसको साइंटिफिक कह लें, उसको एम्पेरिकल कह लें, उसको जो भी अभी मैं उसमें जो एपिस्टेमोलॉजी में हमने यही सारी चीजें देखी थी, उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि उस तरीके कार से अगर कोई रीजनिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो दैट इज व्हाट दे वांटेड टू साइडलाइन। गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, जी आप ये नहीं कह सकते कि जी देखिए ये बाइबल में लिखा हुआ है तो बस ये होना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन लूज हो गई है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन नॉट से कि जी मार्क्स ने लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए, आपको जस्टिफाई करना है किसी ना किसी तरीके से आउटसाइड ऑफ द बाउंड्स ऑफ जी सम अथॉरिटी हैज रिटन दिस, व्हाटएवर दैट अथॉरिटी माइट बी, whether my father, whether my grandfather, whether God, whether my prophet, whether my pope, doesn't matter, अथॉरिटी के नाम पे कोई भी चीज बिलीव नहीं की जा सकती है। इज दैट क्लियर? आई मीन मैं जो मेरे सामने लोग बैठे हुए दानिश समेत, थोड़ा सा अगर आप लोग सारे दादे, am I being clear enough? Okay, thank you. So that is what happened, and in this process, देखिए जब आप ये अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि जी एक खास किस्म की अथॉरिटी को साइडलाइन किया जा रहा है, सो सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, अगर एक खास किस्म की अथॉरिटी को साइडलाइन किया जा रहा है तो उसकी जगह कौन सी अथॉरिटी आ रही है बीच में, राइट? आपको अपनी लाइफ गाइड करने के लिए किसी को भी,
ठीक है, आप जितने भी ज्यादा टॉलरेंट हो, पूरी दुनिया के जितने भी ज्यादा रिलेटिविस्ट हो, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अपने जो महदूद वक्त आपको मिला है 24 घंटे, आप उसके अंदर दुनिया की सारी चीजें कर रहे हो। आप कह भाई सब बराबर है जी, हम सब कर सकते हैं। नहीं, आप चूज करेंगे एक चीज। ठीक है, मैं आपसे अभी गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं कुछ और चीज नहीं कर रहा, राइट? सो द पॉइंट इज कि यू ऑलवेज विल पिक एंड चूज, एंड द पॉइंट इज हाउ आर यू पिकिंग एंड चूजिंग व्हाट्स गोइंग टू बी डन, राइट? मतलब सवाल ये कि नॉर्मेटिविटी कहां से आएगी, कि नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, वो कहां से आएगी? इस पूरी कहानी के अंदर इस पॉइंट को मैं पॉलिटिकल इमैस्कुलेशन इसलिए कह रहा हूं, रिलीजन को जब साइडलाइन किया गया है तो उसकी जगह एक बहुत बड़ा जो है, वो हम लोग अरबी में तो उसको तागूत कहते हैं, ठीक है? मगर एक आइडल आया है बीच में, एक बुत आया है बीच में, जिसने अपने आप को क्वाज़ी गॉड बना लिया है और कहा है कि जी हमारी रीजनिंग जो है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर ऑपरेटिंग, राइट? एंड दैट रिप्लेसमेंट मॉडल, आपने अगर आपने इल्हामी किताबों को या अथॉरिटी को, अपनी ट्रेडिशनल अथॉरिटी को साइडलाइन कर दिया, उसकी जगह आपने जो इंसर्ट किया है, वो आपने इंसर्ट किया है द स्टेट, रियासत। रियासत जो है वो आपको बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इसको बहुत आसान तरीकेकार समझने का ये है, आपके वालिद साहब के ऊपर आपका जो हक है वो एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं जितना स्टेट का आपके ऊपर आपका हक है। आप अपने वालिद साहब को कोर्ट लेके जा सकते हैं, आप स्टेट को कभी वालिद साहब के कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते, राइट? in other words, in political philosophy we often say this, कि it is your like the sort of final stop, ठीक है? This is where the buck stops, इसकी पीछे कुछ भी नहीं है। ये जो अथॉरिटी है इसको आप किसी और के सामने नहीं खड़ा कर सकते। इसको ऐसे भी अगर सोचे आप लोग कि आप में से किसी ने मेरे भाई का कत्ल कर दिया, मैं अगर आपको फॉरगिव करना चाहूं भी, ठीक है, I'm not talking about this or that particular system, because there are some particular systems which will allow that, but there are also other political systems which will say sorry, ये नहीं कर सकते आप। Justice still has to be meted, ठीक है? How? क्योंकि the infraction has not been done against me per se, rather it has been done against a generic concept of society। उस सोसाइटी के ऊपर एक चीज बैठी है, उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सोसाइटी को रन करने के लिए, उसका नाम है रियासत। और वो जो रियासत है, एनीवे, हाँ, सो कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल एमैस्कुलेशन इस तरह से हुई है कि रिलीजन जो है उसको एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी साइडलाइन करके, एंड ऑल ऑफ अस अप्रिशिएट दिस कि रिलीजन को साइडलाइन किया गया है। बट सवाल ये मैं ज्यादा फोर्स करना चाह रहा हूं कि इसके बदले में क्या आया है? इसके बदले में आया है स्टेट। और हम लोगों को ये पॉइंट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का जो स्टेट बैठा हुआ है, जिसने पूरी जियोग्राफी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, I'm not talking about one world state, I'm talking about the network of international states which have considered it their quote unquote divine right that they can divide up the land of this world amongst themselves, right? ये एक बड़ा fascinating phenomena है। ये medieval times में कहीं नहीं था। medieval times में centers होते थे, हुदूद नहीं होती थी, borders नहीं होते थे as such, right? आप अपनी जो जियोग्राफिकल एक, आप इस तरह से समझें इसको कि लीगल, थोड़ा सा अगर इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड करूं, लीगल पर्सनहुड बना दी गई है। आप लोगों ने शायद सुना कॉर्पोरेट पर्सनहुड की अमेरिका की जब क्रिटिसिज्म होती है, काफी लोग उस पर बहस उठाते हैं कि जी अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेशन जो है वो जो है वो लीगल पर्सन है, उसका एक राइट है। जिस तरह से आपके राइट्स हैं, इस तरह कॉर्पोरेशंस के राइट होते हैं। मतलब पीएनजी के, मर्सिडीज के, इन सब की कॉर्पोरेशंस, इनके राइट्स हैं, ठीक है? जो चीज इन सारी बातों में हम भूल जाते हैं ना, वो ये है कि इसका भी मॉडल एक्चुअली स्टेट ने दिया था। स्टेट ने अपने आप को लीगल पर्सन डिक्लेयर किया इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और वो लीगल पर्सन ऐसा है कि आप सारे के सारे लोग जो है वो फौत हो जाए, यानी कि पूरी पाकिस्तान की आवाम खत्म हो जाए, ठीक है, मगर पाकिस्तान का स्टेट एग्जिस्ट करता रहेगा। somehow वो स्टेट एग्जिस्ट करता रहेगा unless there are other people who decide, other states decide कि स्टेट खत्म हो गया, ठीक है? यही बहस चल रही है ना कि मतलब फलस्तीनी जो है वो लड़ाई झगड़ा करके एक खत्ता क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्योंकि भाई वो कर भी लेंगे तो इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं होगी तो उनको स्टेट नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस इज, कहने का मकसद ये है कि इफ द पॉइंट इज somebody is telling you जी रिलीजन एक एब्स्ट्रैक्शन है, उस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो एक हवाई बातें हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जी खुदा है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है,
उसके बारे में बिलीव कर रहे हैं, उसके सामने की किताब उठा के ले आते हैं, कहते हैं जी इससे बात करो, तो भाई आपने उसको चले साइडलाइन कर दिया, उसके बदले जिस चीज को लेके आए वो कितनी बड़ी फिक्शन है। फिलोसॉफिकली उसको जस्टिफाई करना एक बहुत बड़ा मसला है। खैर, एनीवे, पॉलिटिकल इमैस्कुलेशन का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि रिलीजन को साइडलाइन करना और उसके बदले स्टेट को बीच में घुसाना, ठीक है, एक फॉल्स गॉड की तरह, एक क्वाज़ी गॉड की तरह, कि वो जो कहेगा वही होगा, उसी की पास राइट है। एक्चुअली सॉरी, मैं थोड़ा सा भी और डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि दिस इज एक्चुअली एक टॉपिक विच इज वेरी डियर टू माय हार्ट। पॉलिटिकल थियोलॉजी का एक सब्जेक्ट बनता है, मैं इसके ऊपर बहुत काम करता हूँ। आप लोग अगर गूगल करेंगे मेरा नाम, उसमें मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। बट खैर, कहने का मकसद ये है कि एक एग्जांपल अगर आप लोग पाकिस्तान की ले रहे हैं, आप लोगों को पता है ये जो अहमदियत वाले लॉज है, इसके अंदर स्टेट ने क्या कहा था? स्टेट ने ये कहा था कि जी अहमदीज जो हैं, उनके उनके जो इस्लामी अशार हैं, उनको अगर वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो वो किसी को ऑफेंड करते हैं, मुस्लिम उम्मा को। अच्छा जी, मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जी स्टेट खुद कर रहा है जी, हमें ऑफेंड करता है। अच्छा ठीक है, आप उस उम्मा को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप उस उम्मा के लेजिस्लेटर भी हो गए हैं, और आपने फिर कह दिया कि जी आप जो है वो गैर मुसलमान है। ठीक है, समझ रहे हैं लॉजिक? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चल रही है। जी मैं ये कहता हूं कि आप जो है नॉन मुसलमान है, अच्छा आप कहते हैं आप मुसलमान है, तो उससे मैं ऑफेंड होता हूं, और मैं ऑफेंड होता हूं तो मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो फॉलो नहीं कर सकते, आप कोई भी अपने आप को ये मुसलमान नहीं कह सकते। अगेन, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाह रहा कि अहमदी मुसलमान है कि नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि उलमा के दरमियान बहस एक अलग चीज है। जब वही बहस जब स्टेट लेवल पे पहुंच जाती है तो उसका रंग मुख्तलिफ हो जाता है। वहां पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं खड़ा होगा, वहां पे एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जी स्टेट है, सोसाइटी है, जो प्रीडेट करती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, और उसके नाम पे एक्शन होता रहेगा। सो कहने का मकसद ये है कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी गॉड को हटा के एक और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को डाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट है पॉलिटिकल इमैस्कुलेशन का। दूसरा, लिटर्जिकल रिडक्शन। इससे मेरा क्या मतलब है? लिटर्जी से आप लोग यहाँ पे, मतलब मैंने पता नहीं क्यों ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, बट मेरा यहाँ से मतलब जो है सिर्फ इबादत है, ठीक है। और इबादत नॉट सिर्फ आपका नमाज, ज़कात, रोजा, उस तरह की चीजें, बट आप मतलब इस तरह से समझें कि इवन योर कवाली, इवन योर नात, इवन इस तरह की चीजें जो है ना, जो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं, which are not necessarily considered mandatory, which are not necessarily considered but they're more like devotional, मतलब मुनाजात हैं उसके अंदर, मतलब नवाफिल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उस तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लिटर्जिकल मतलब इबादत की जो रिडक्शन है, रिडक्शन किस चीज से हुई है? रिलीजन जो भी एक सिस्टम है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्योंकि अटैक पहले हुआ है वेस्ट में, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे थोड़ी सी। उसके अंदर आपको बहुत सारे फलसफी मिलेंगे, मॉडर्निटी के जो बड़े बड़े नाम मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैंने बड़ी खुशी से काम किया था, बट हमेशा पूरी जिंदगी इख्तलाफ रहा, मगर आप समझो उस बंदे के साथ 20 साल गुजारने पड़े। इट्स लाइक इट्स लाइक अ मैरिज यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ। यू हेट द गाय बट यू हैव टू कीप रीडिंग हिम बिकॉज ही इज द, वो हर चीज का करता रहता है। इमानुएल कांट, इमानुएल कांट जो है, he has this very wonderful book which is sort of seen as like the major contributor in this kind of understanding, but उन लोगों ने बेसिकली रिलीजन को जो है कंफ्यूज कर दिया विद एथिक्स। हर चीज की एक इंटरप्रिटेशन कर दी गई जी रिलीजन जो है ना, वो एक्चुअली उस चीज का नाम है जिसके अंदर आप एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और उसी को प्रमोट करने के लिए ये इबादत डाली गई हैं, ठीक है, कि आपको जी ये दिखाया जाए कि आपको रूल फॉलो करना है, इसलिए जो है वो आपको इबादत करनी है, ताकि आप जब माशरे में जाएं तो आप रूल फॉलो कर सके, आप अपनी मर्जी से हर चीज ना करें। जी आपके पास जो खुदा का तस्वुर है वो इसलिए है कि आप ये समझे कि आप ही हर चीज नहीं है दुनिया की, ठीक है, कोई और भी है, कोई दूसरे लोग आपके अलावा भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बट कहने का मकसद ये है कि इन सारे फलसफियों के हाथ में रिलीजन और Christianity effectively was just reduced to ethics. That's what this is. और इसकी एग्जांपल मैं ये इस तरह से देता हूं कि मैं आया था, मतलब पाकिस्तान मुझे छोड़े हुए कोई 2000 में मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था, फिर मैं दोबारा गया था 2016 में, बीच में विजिट करता था, और पला बड़ा पाकिस्तान में था, ऑब्वियसली 90s मैंने उधर गुजारे थे। फिर जब मैं 2016 से 2018 2.5 साल में उधर था, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, क्योंकि मैंने बकर ईद उल अज़हा जो है वो मैंने पहली बार पाकिस्तान में की कोई 17-18 साल के बाद, एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर पीपल नॉट
I'm not necessarily trying to disagree. अभी मैं सिर्फ describe कर रहा हूँ. Even though I do disagree, but अभी सिर्फ describe कर रहा हूँ. I was shocked to listen to how many people were saying, जी कुर्बानी तो सिर्फ इसलिए होती है कि हमें ये जो है वो जज्बा ईसार हमारे अंदर डाला जाए. ठीक है जी, जज्बा ईसार को हम तो वैसे भी हासिल कर लेते हैं, तो चले ईदी जाके जो है ना जी वो हम जो है वो अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं, गरीबों में खाना बंटवा देते हैं. ठीक है, this is the kind of example that I have in mind when I say liturgical reduction or whatever I've called it. Yeah, liturgical reduction. Right? कि आपको लिटर्जी के मायने ही नहीं रहे समझ में आ रहे, उसको जो है उसको कंसेप्चुअलाइज करने के आपके पास टूल्स ही नहीं है. ठीक है, टू गिव यू एन एग्जांपल, one of the ways somebody might say कि भाई you cannot just reduce this to everything is about ethics, because आप the stories that you live by, वो जो नैरेटिव्स आपके जहन में होते हैं जिसके ऊपर आप अपनी लाइफ कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ मॉडल्स चाहिए होता है, उसके लिए कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ स्टोरीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, that is what that is. I mean, I'm just giving you a small example that that connection will be entirely lost if you only think of जज्बा इसार, जज्बा इसार, जज्बा इसार. आप इब्राहिम और इस्माइल और ये सारी जो मतलब सारी जो आपके पास वंडरफुल स्टोरीज फ्रॉम द कुरान, मतलब ये पूरा जॉनरा है हमारा, बहुत इस्लामिक ट्रेडिशन का बहुत मेजर जॉनरा है. बच्चों को अरबी इससे सिखाई जाती है. अगर आप लोगों ने कभी अरबी किसी मदरसे में पढ़ी होगी तो वहां पे ये भी देखेंगे कि कससुल अंबिया टाइप की किताबों से हमेशा अरबी पढ़ना सिखाया जाता है. राइट, खैर एनीवे मैं अगेन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बट द बिगर इशू इज कि ये एथिकल जो रिलीजन को जो है आपने कंफ्यूज कर दिया विद एथिक्स. अब इसके साथ साथ ये शुरू में हुआ था, और जब ये एक दफा कर दिया गया तो फिर ये बोला गया कि जी एथिक्स जो है वो तो जो है वो हमें अकल से पता चल जाती है कि एथिक्स है क्या चीज, कि हमें करना क्या चाहिए. ठीक है, हाउ टू बिहेव विद ईच अदर. एंड जब इस तरह से शिफ्ट होने लगा कि वी कैन फिगर आउट हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, देन दीज थिंग्स, ये मतलब जो हमारे आप इस तरह से रूल्स कह लेना कि टू इन आवर कॉन्टेक्स्ट ये 5 वक्त की नमाज 5 वक्त की क्यों है जी, 7 वक्त की क्यों नहीं है. ठीक है, एंड द पर्टिकुलर स्टोरी एसोसिएटेड विद दैट, राइट, कि रसूलुल्लाह ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर मूसा से बात हुई, मूसा वो 50 थी 100 थी, मतलब जो भी है वो डिफरेंट वेरिएशंस है उसकी. बट द पॉइंट इज कि इस तरह की कहानियां जो हैं वो और भी स्ट्रेंज साउंड करने लगती हैं एक मॉडर्न माइंड को, क्योंकि वो कहेंगे कि यार रिलीजन तो है ही एथिक्स के बारे में, एथिक्स तो हमें वैसे ही रीजन से फिगर आउट हो जाता है, तो ये बाकी सारी आर्बिट्रीनेस आप लोगों ने कहां से डाली हुई है. राइट, ये भी होना शुरू हो जाएगा. ये आहिस्ता 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 ये एक खास रंग आएगा जो आजकल के जमाने में न्यू एज स्पिरिचुअलिटी. इसके ऊपर पिछले हफ्ते हमने थोड़ी सी बात की थी, पिछले हफ्ते ही था ना तैमूर साहब जी, पिछले हफ्ते ही मेरी आप लोगों से गुफ्तगू हुई थी ना, उसमें थोड़ा सा मैंने न्यू एज रिलीजियोसिटी की बात की थी. न्यू एज रिलीजियोसिटी भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो बड़ा डेरिवेटिव फिनोमेना है इस चीज का कि पहले रिलीजन को आपने जब एथिक्स पे रिड्यूस कर दिया है तो आपने पहले एथिक्स पे रिड्यूस किया, फिर आपने बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ डिसएन्चेंटेड द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स मिस्ट्री. ठीक है, रिलीजन एक तरह से समझें कि जो भी अदियान है, जो भी क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो एक मैं इस पे भी अपने आप को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि उन सब के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि वो मिस्ट्री को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं. ठीक है, कि देयर इज समथिंग इनएक्सप्लिकेबल अबाउट एग्जिस्टेंस, द शेयर ब्रूट फैक्ट ऑफ दैट देयर इज समथिंग एज अपोज्ड टू नथिंग. मिस्ट्री इज वेरी सेंट्रल टू ऑल ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स. इसके अंदर जब आपने एथिक्स के ऊपर रिड्यूस कर दिया, ये कहा कि रीजन हर चीज को फिगर आउट कर देता है, तो आपकी मतलब सोशल इमेजिनेशन से मिस्ट्री का एलिमेंट खत्म हो जाएगा. मिस्ट्री का एलिमेंट साथ में खत्म होगा, एक और चीज के ऊपर हिट आएगी विच इज एस्थेटिक्स. Your ability to appreciate beauty will also get undermined because once that happens, then एक तरह से आप ये समझे कि सोशियोलॉजिकल लेवल पे एक लॉन्गिंग तो उठेगी लोगों में कि जी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के और क्या क्या तरीके हैं. नेचर को ढूंढा जाएगा. नेचर जो है वो भी जब इंक्रीजिंगली जो है वो इंडस्ट्रियलिज्म की उसकी ना वेव के थ्रू उसको आप एक यू विल स्टार्ट व्यूइंग इट एज अ सॉर्ट ऑफ जस्ट raw material to use it for your purposes, जो भी आपको मतलब उसको इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है इंडस्ट्री के लिए, तो फिर आप रिलीजन की तरफ या रिलीजियस एस्पेक्ट्स एक तरह से दोबारा रीअप्रोप्रिएट होंगे. वो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का पूरा सर्कल है ये. ठीक है, कि दे इनिशियली, अगर आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम भी इस बंदे की बात की थी, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना है
वुडी एलन की फिल्म है जिसके अंदर वो रिलीजन के बारे में बात कर रहा होता है, बड़ी जबरदस्त है वो. ही शोज दैट सॉर्ट ऑफ जर्नी हिमसेल्फ, राइट. एक है हैना एंड हर सिस्टर्स, उसके अंदर वो he's a art producer, he's a filmmaker, but he's constantly thinking about the meaning of this world and he experiments with all these things, you know. वो यार एक जमाने में ना 70s में यूएस में ये बहुत बड़ा फिनोमेना था. There were these yogis, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है. योगी कहते हैं, योगी. TM meditation. जी, TM meditation भी थी. हरे रामा हरे कृष्णा. This whole phenomena. तो मतलब वो इस तरह से चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है. बट यू नो इट्स इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू लुक एट, वो फिल्म भी 70s में या 80s में बनी थी. कहने का मतलब ये है कि फिर वो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी एक अलग तरीके से घूम के वापस आएगी, रिलीजियस एस्पेक्ट्स को अप्रोप्रिएट करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो किस तरह करेगी, वेरी पिक एंड चूज. और इसके अंदर जो है ना आप ये भी समझ सकते हैं कि कैपिटलिज्म वाला मॉडल दोबारा चल रहा है. यू आर लिटरली प्लांटेड इनटू, आप इस तरह समझें कि यू आर प्लांटेड इनटू अ मॉल, राइट. मुझे लाहौर की मॉल्स का नहीं पता, ये कराची में हाइपरस्टार टाइप, जो हाइपरस्टार तो दुकान का नाम है, एनीवे जो भी मॉल्स हैं, उसके अंदर आप बैठे हुए और आप पिक एंड चूज कर सकते हैं रिलीजियोसिटी, राइट, स्पिरिचुअलिटी को. ये वही वाला फिनोमेना है कि जी आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस. ऑर्गेनाइजेशनल और ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है उसको साइडलाइन करना है और अपनी मर्जी से एक स्पिरिचुअलिटी बनानी है. तो खैर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि दिस इज अनदर काइंड ऑफ अटैक, conceptual attack that has happened on religions within the modern world. Transformation into ethical systems, right? उनकी इबादत का जो मकसद है उसको भूल जाना. और दूसरा जो है आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमरिस्ट मॉडल ऑफ स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुई है. अनफॉर्चुनेटली आजकल यूएस में वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है. मैं खुद जो है वो काफी इंटरेस्टेड हूँ in basically like health sort of issues, और उसके ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा था. एंड आई जस्ट रियलाइज, क्योंकि मैं 6 साल यूएस से भी बाहर था, तो आई जस्ट रियलाइज कि इन द लास्ट इट हैज ग्रोन इमेंसली होल आइडिया ऑफ होलिस्टिक लिविंग. योगा को इनकॉर्पोरेट करके अपनी डाइट की प्लान्स और रिलीजियस ट्रेनिंग्स एंड एस्पेक्ट्स एंड डिवोशंस, मतलब उसके अंदर आप यू नो वो अब फास्टिंग जो है वो इतना नया पूरा फिनोमेना बन गया है. इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा जी, वो जी हर कोई जो उसको रेकमेंड कर रहा होता है. ठीक है, वो जब वो बात कर रहे थे वो बोलते भी इस तरह से, राइट. सम ऑफ दीस लाइफ कोचेस दैट आई वेंट एंड अटेंडेड देयर क्लासेस, दे वर लाइक जी our religions have been teaching this for centuries, you know, and this is something that we are only discovering it now. But again, the point is that it has become a very consumerist sort of appreciation of what your devotional or your monastic practices were. By monastic I mean मतलब ज़ुहद वाली जो practices है, ascetic practices. अच्छा, तीसरी जो एक तरह से चीजें भी है वो है epistemological domination. ठीक है, इसके अंदर obviously ये इसके ऊपर मैं काफी पहले भी बात कर चुका हूँ, तो इतना ज्यादा elaborate नहीं करूंगा मैं, सिवाय इसके कि देखे साइंस जो है ना उसको बेसिकली एक कंपीटिंग फ्रेमवर्क बना दिया गया, क्योंकि बार बार इन दोनों का जो है वो मवाजना किया जाएगा. ठीक है, कि जी साइंस बेहतर है कि जी रिलीजन बेहतर है, और इसके अंदर ये एक कॉन्स्टेंटली एक ये मसला आएगा. और ये फॉर द लास्ट 400-500 सेंचुरीज दिस हैज बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. कि आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक बंदा था, मैथमेटिशियन लप्लास. He goes to the French court and he says that I've figured out everything in this world. I mean, you just give me all the variables. I have this system of equations to give you how things will pan out until the end of eternity. And the French king said something to the effect, but where is God in this? And he said, you know, God has no place in my system. कहने का मकसद ये है कि साइंस की जो तरक्की हुई है, क्योंकि उसकी अब ये वही वाली बात है, आप लोगों को बेसिक एग्जांपल्स तो पता ही होंगी, राइट. वो गैलीलियो कोपरनिकस की जो प्रॉब्लम्स थी विद द कैथोलिक चर्च, उसकी वजह से एक इनिशियल जो है वो एक तसादुम जो है वो टकराव जो है वो उनका शुरू हो गया. वो चलता रहा इन हिस्ट्री, और हमेशा से रिलीजन को पिच किया गया है, या क्रिश्चियनिटी को, फिर इवेंचुअली इस्लाम, जूडाइज्म, इन सबको पिच किया गया है कि जी ये खड़े है एक क्या कहते हैं मुकाबला हो रहा है इस साइंस और दीन के दरमियान. अब इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली
मतलब मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो ये होगा कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, instead of you viewing them as two parallel languages that they're not really supposed to intersect as such, इनको competing frameworks बनाया जो गया है उसी में गलती कि ये competing frameworks होने नहीं चाहिए थे. So to give you an example, ये आप लोगों ने शायद सुना होगा जी, कुछ क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने जी वो कैलकुलेशंस की हैं बाइबल में जो लिटरेचर है उसकी बेसिस पे कि जी दुनिया जो है वो इतने हजार साल पहले बनी है. ठीक है, मुझे वो एग्जैक्टली नंबर्स याद भी नहीं है, बट अच्छा, अब मजे की बात है कि आई एम गिविंग यू अ वेरी 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 मिडीवल, लाइक दिस इज प्री मोहम्मद टाइम्स, रसूलुल्लाह के जी पहले के जमाने के लोग हैं, क्रिश्चियन जो थे, उसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने ये बार बार लिखा हुआ है अपनी किताबों में कि जी बाइबल को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता. कि आप उसके अंदर देखें कि जी ये जो नंबर्स आए हैं आप उसको एज अपोज टू तमसीली लें या मुहावरतन लें, आप उसको जो है वो बिल्कुल अखज़ कर लें कि जी यही नंबर है. ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक दफा जो इस्तिआरे की जो लैंग्वेज है, जो मेटाफोर की जो लैंग्वेज है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि a lot of these, whatever divine text, Quran and Bible and these things, they are open to so many different interpretations. And science, on the other hand, sort of works in the opposite way. It's trying to close down, right, the room of interpretation. अभी मैं क्वांटम फिजिक्स वाली इश्यूज में नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई है यहाँ में से आपको कोई शौकीन, वो बाद में बात कर सकते हैं, बट सिर्फ बेसिक पॉइंट ये है कि इन दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल अलग है. ठीक है, इन दोनों को कभी कंपीटिंग फ्रेमवर्क्स होना ही नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कंपीटिंग फ्रेमवर्क्स बन गए. और जब ये कंपीटिंग फ्रेमवर्क्स बन गए, आपको इस्लाम के अंदर नजर आएगा. अगेन, टू गिव यू टू बिग एग्जांपल्स, जिनको दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड सर, बिकॉज इन दोनों शख्सियात को सर कहा जाता है. ठीक है, एक है आपके सर सैयद अहमद खान और दूसरे हैं जो अस्तगफिरुल्लाह सर अल्लामा इकबाल. ठीक है, उनको वो सर भी लगाया जाता है, अल्लामा भी लगाया जाता है, पता नहीं कहाँ से ये. एनीवे, सॉरी, मैं थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ इन सर वाली चीजों से. मतलब रेंडरिंग सर्विसेज टू द क्वीन के ऊपर सर लग गया है. बट इसके अंदर इन दोनों की एग्जांपल्स आप लें. सर सैयद की पहले लेते हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस इन हिज तफसीर? ठीक है, यू माइट नो दिस कि उन्होंने जो है वो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट वो भी समझाने की कोशिश की थी. पहले क्वीन को बताने की कोशिश की थी, जी हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके नीचे रहने के लिए बिल्कुल तैयार है. बट उसके अलावा उन्होंने एक तफसीर भी लिखी है, बहुत सारा लिटरेचर है, एक तफसीर लिखी है. उस तफसीर के अंदर उन्होंने एक बहुत मेजर पॉइंट उठाया है. उन्होंने कहा है कि on the one hand he portrays himself as such a firm believer in qada wa qadar. ठीक है, in qasd, आपकी तकदीर, कि he says कि जी मतलब this is the sort of main aspect of Islam that he is holding on to, but on the basis of that he will also say कि दुआ का कोई फायदा नहीं, दुआ जैसी कोई चीज ही नहीं है, because the laws of nature are so fixed, are so permanent and they govern. ये लप्लास वाली लॉजिक लग रही है इन अ वे. ठीक है, कि आपने खुदा ने जो कोई बॉल है उसको रोल करना शुरू कर दिया है, उसका अपना मोमेंटम है, उसकी अपनी एक पैटर्न है ऑफ मूवमेंट, वो होगी चाहे कुछ भी हो जाए. आप दुआ जितना करना चाहें कर ले, उसका कोई फायदा नहीं. दुनिया को जो चीजें होनी हो. अच्छा ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि ये मिडीवल टाइम्स में ये बहस रही है. ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू से कि सर सैयद जो थे और राजा सैयद अहमद खान जो थे वो इतने मतलब नाइव थे कि वो बिल्कुल एक नई तरीके से कहानी गढ़ रहे थे. नहीं, that is true to a certain extent, this has been true, but this was a very marginal phenomenon in medieval times, right? But in Sir Sayyid he makes this a chief aspect, and now this is the interesting thing, he actually preempts people like Freud etc. by आप guess करें उसने क्या जवाब दिया होगा कि दुआ फिर क्यों की गई है और हुक्म क्यों है, खुदा ने हुक्म क्यों दिया है दुआ का? नफ्सियाती जरूरत है जी, बिल्कुल नफ्सियाती जरूरत है कि आप जी ठंड पाएं, होना वही है जो होना है. आप दुआ करते रहे, आस में लगे रहे कि जी खुद को बेहतर हो जाएगा. ये आपके जीने के लिए आपको वो दी गई है, बैसाखी दी गई है. ये अब मजे की बात है, as far as I know, Sayyid Ahmad Khan had never read Marx, right? But this is exactly what Marx is saying when he says religion is the opium of the people. This is what Nietzsche is saying. This is what Freud is saying, right? So I mean, modernity के जो सबसे खतरनाक लोग हमें नजर आते हैं ना, this is
this is the schizophrenia of the Pakistani culture, unfortunately. And again, I mean, don't think कि मैं आप लोगों की तनकीद कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि on the one hand we want to sort of, you know, ये जो लोग हैं नीचे फ्रॉइड मार्क्स, इस तरह के लोगों को से डरते हैं कि जी ये जो है ये जहर है, ये आप ये फलसफा नहीं पढ़ें। ओ भाई, तो द पीपल दैट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग, उन्होंने क्या क्या बातें की, उसको भी तो थोड़ा सा एनालाइज करें। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि ये रिलीजन के साथ दूसरी चीज भी है, ठीक है, कि इतना ज्यादा उसको साइंस के मेयार पे देखने की कोशिश की गई है कि आपने अपने हमारे इस्लामी थिंकर मुफक्किरीन ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप मतलब मेरे लिए I mean I'm not even trying to enter into a debate over this. I'll just say कि अगर दुआ नहीं है तो इस्लाम नहीं है, मतलब I don't understand फिर हम कर क्या रहे। क्या तो एंजल्स भी नहीं है जी, क्या तो एंजल्स भी नहीं है सर सैयद क्या? जी हाँ बिल्कुल, एंजल्स भी नहीं है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वो अभी है एंजल्स को जो है वो बैक्टीरिया है, एंजल्स जो है वो वायरसेस है, वो पता नहीं क्या क्या कहानियां होती रहती हैं, मतलब इट्स अमेजिंग, राइट? एंड आई मीन सीरियसली, अभी मैं आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू द एक्चुअल क्रिटिक ऑफ साइंस, वो सारी बातें अपनी जगह, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ व्हाट रिलीजन के साथ क्या किया गया है इन ऑर्डर टू मेक इट फिट कि जी ये मॉडल जो है इस मेयार पे उतर जाए, ठीक है। अच्छा, मतलब खैर इकबाल ने भी इस तरह से कुछ चीजें की, बट इकबाल इज वे मोर सोफिस्टिकेटेड। इकबाल इन हिज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट effectively, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी ये बताया था, but he basically tries to show that the empirical spirit that was, you know, responsible for the industrial revolution, for the scientific revolution in the West, जी मुसलमानों के पास है वो। Their obsession with history, you know, they're not looking ऊपर, they're looking down, इस तरह की चीजें। He will try to make the same points, but in a much more sophisticated way than somebody like सैयद अहमद खान। खैर, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब जो चौथा जो पॉइंट है, जब हम बात कर रहे हैं उसकी अटैक्स की, यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट हिस्टोरिक व्हाट आई एम कॉलिंग हिस्टोरिकल इनवैलिडेशन। अगेन, क्रिश्चियनिटी के साथ जो हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि बिब्लिकल क्रिटिसिज्म मतलब यहाँ पे क्रिटिसिज्म से डोंट नेसेसरली थिंक टू पुट इट डाउन, बट देयर इज अ वे, अ पर्टिकुलर वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, रीडिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है। इसको हिस्टोरिसिज्म भी कहा जा सकता है, इसको बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, बट रिलीजन की फील्ड में, मतलब जब आप रिलीजन डिपार्टमेंट से पढ़ रहे होते हैं वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, बिब्लिकल क्रिटिसिज्म। उसके अंदर अप्रोचेस इस्तेमाल की गई हैं, आई मीन आर्कियोलॉजिकल अप्रोचेस भी हैं, ठीक है, बट आई एम ब्रॉडली जस्ट गोइंग टू कॉल देम हिस्टोरिसिस्ट अप्रोचेस, जिसके अंदर द अटेम्प्ट हैज बीन टू फाइंड कि जी बाइबल एज अ सोर्स, और इन जनरल, आई मीन द मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल इज दिस, दैट any one source that has a particular interest in pushing a particular story, ठीक है, अगर उसका कोई बायस है उस स्टोरी को कहानी बताने में, तो उसको एज अ सोर्स ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसको अगर एज अ सोर्स ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको कोई और पैरेलल सोर्स चाहिए होगा जो उसको वेरीफाई कर सके, ठीक है। इस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर बिब्लिकल क्रिटिसिज्म ने अपने आप को मूव किया है, और एक द होल सॉर्ट ऑफ, यू नो, history of Western academy can be described in terms of how the Bible was studied, and the Bible was just one of them, by the way. I mean, पूरी historical artifacts, मतलब ancient Greek texts, Virgil, Ovid, मतलब Latin text, बहुत सारी चीजें पढ़ी जा रही थी। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो बाइबल के साथ हुआ वो ये हुआ कि जो आपके बेसिक बिलीफ्स थे, जो आजकल हम कहते हैं एज मुसलमान कि जी खुदा जो है उसने एक, ये इल्हामी किताब है, एक रसूल थे, उनके ऊपर जो है वो कश्फ हुआ, मतलब इल्हाम हुआ, वही हुई जो भी हुआ, और फिर उसके बाद जो है ये किताब जो है बेसिकली उनकी मतलब वही की का मजमूआ है, ठीक है। इस तरह का मॉडल जो है वो क्रिश्चियन ने भी अप्लाई किया हुआ था। इस तरह का मॉडल्स हम अभी भी, अगर आप sort of, you know, from within a Muslim perspective, you try to appreciate what is Christianity, इल्हामी किताबें हम उनको इसीलिए कहते हैं, राइट? ठीक है, उसके अंदर जो है वो तब्दीली हुई है, ये हुई है, बट इल्हामी किताबें इन अ वे। But within the Western world, what has happened because of this kind of historical biblical criticism is that this idea that if the Bible is claiming something and only the Bible is claiming it, then it cannot be trusted and it cannot be verified from an external source. उसकी जो revelatory aspect है वो immediately lost होती है। Obviously, मतलब how can somebody else verify
I mean, ask yourself, how can somebody verify that Rasul Allah के ऊपर वही नाजिल हो रही थी, other than Rasul Allah telling you वही नाजिल हो रही थी, and you are trusting him, right? So there's an element of trust in that. जब आपने इतनी skeptical tone रख ली है, तो obviously those books will just end up becoming wisdom literature. Again, wisdom literature से ये वही in a way उस चीज से connect हो रहा है, ठीक है? ये जो मैंने ऊपर जिसको कहा था liturgical reduction, हाँ जी, इसके अंदर जी कुछ मतलब नासे किस्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी नसीहत जो है वो दर्ज कर दी हैं, और हम जी वो सुन रहे हैं और देख लेते हैं कि उसके अंदर से अच्छी बात क्या निकलती है, राइट? तो ये पूरा एक साइंस के साथ सॉरी साइंस कह रहा हूँ, ये पूरा जो है वो मतलब बिब्लिकल क्रिटिसिज्म के साथ जब ये मूवमेंट चली है, कैनन फॉर्मेशन कि बाइबल की कौन सी किताबें कब लिखी गई हैं, गॉस्पेल की किताबें जो हैं वो मतलब जो 4 हैं, आप लोगों ने अगर नाम सुना उसका, लूक, मैथ्यू, मार्क एंड जॉन, द 4 गॉस्पेल बुक्स, मतलब उनको नया अहदनामा कहा जाता है उर्दू में, वो जो है वो किताब है। अच्छा, ये भी मजे की बात है बाय द वे, इफ यू टॉक टू एनी क्रिश्चियन, ठीक है, सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जो एवरेज क्रिश्चियंस हैं, नॉट एकेडमिकली ट्रेन्ड, आप उनसे अगर बात करें तो दे विल टेल यू जी, मतलब देयर कंसेप्शन ऑफ व्हाट द बाइबल इज, आई एम प्रीटी श्योर, मैंने जितने क्रिश्चियन से बात की हमेशा, even priest level people, right, some of those who've gone to Germany and studied FC college वगैरह के टाइप के लोग जो हैं, even they will end up saying things like, which sounds like ये मुसलमानों वाला conception of Bible इस्तेमाल हो रहा है इधर कि इल्हामी किताब है, but if you talk to most people over here in the US, for example, that is not the conception of Bible they will tell you, right? Even those who are regular church going, they'll say कि हाँ जी तो जीसस की लाइफ स्टोरी किसी ने सुनी थी, फिर उसने लिखी थी, फिर एक किताब से दूसरी किताब कॉपी हुई है, बहुत सारी किताबें जो है वो बाद में आई हैं. Again, I'm not saying that they're right or wrong, by the way. I'm just trying to tell you what's the process, right? In that process, the way canons यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपकी जो the set of books which was the most foundational, मतलब वो असासा था बेसिक, जिसके ऊपर हर चीज तामीर की जाती थी दीन की, उसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है कि उसकी मतलब वैलिडिटी जो है अब वो रही नहीं है. अब इसी के अंदर जीसस की एग्जिस्टेंस वाले सवाल भी उठे कि जीसस वाकई कोई हिस्टोरिकल शख्सियत है कि नहीं है, मूसा हिस्टोरिकल शख्सियत है कि नहीं है, कि घर दी गई है कहानी, ठीक है. एंड नाउ यू विल मीट, आई मीन द इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो, आप लोगों में से आप लोग जितने हमारे यूएस के जो एटलीस्ट जो ट्रेन लोग हैं रिलीजन के बैकग्राउंड के, सिटी रिजवान से आप लोगों की गुफ्तगू भी होगी, अली आगा से बात भी होगी, फवाद भी हैं आप लोगों के साथ, तैमूर साहब ये अगले आखिर में है वो. हाँ चलिए, मतलब इस तरह के जो लोग हैं, आप लोग जब उनसे गुफ्तगू करेंगे तो आप यही देखेंगे कि हम लोग सारे जो मुसलमान मतलब दोस्त बैठते थे कॉन्फ्रेंस पे, वी वर शॉक्ड, राइट? मतलब नए स्पेशली जब आए तो उस वक्त हमारे लिए इट वाज लाइक रेवोल्यूशनरी मोमेंट कि हम कहते थे कि यार हमारे क्रिश्चियन कॉलीग जो हैं वो ये बैठ के कह रहे हैं कि जी जो किताबें हैं जिससे हम अपने मतलब रूल्स अखज़ कर रहे हैं सारे उनकी डिवाइन स्टेटस नहीं है कोई, वो जी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं. तो यू नो फॉर अस इट वाज लाइक अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, अ पजल, कि एक सेकंड, अगर ये सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसके ऊपर अपनी लाइफ बेस क्यों कर रहे हैं, राइट? यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, कि इवन इन दिस वे, राइट, व्हाट आई एम कॉलिंग एन हिस्टोरिकल इनवैलिडेशन, कि आपको उसकी हिस्ट्री के अंदर कोई कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है. ये सारी कहानियां, लोगों ने कहानियां बताई हैं. So like, you know, to give you a very concrete example, one of my very good friends, she literally like, she's a Jewish theologian, right? मतलब theologian से मतलब मुतकल्लिमीन में से उनका शामिल होती हैं. She's like, Umar, could you be a Muslim if the prophet did not exist, if it turned out that the whole story was just made up, right? And to be very honest, I मैंने उनको जवाब नहीं दिया, बट एक अजीब सा मतलब यू नो वो कैफियत मेरे बता रही होगी. मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा इस सवाल को मैं हल कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ. खैर, कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की चीजें भी. बाय द वे, मैंने वहां पे थोड़ा सा ऐसे ही लिखा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बट ट्रस्ट मी, दिस अटैक इज सून गोइंग टू फाइंड इट्स वे इनटू द मुस्लिम ट्रेडिशन एज वेल. टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो चुका है. मैं उन लोगों का नाम भी आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, जस्ट इन केस कोई होता है ना क्यूरियोसिटी किल द कैट वाली कहानी, आप लोग जाके उसमें से पढ़ना शुरू कर दें अभी. अगर वाकई बहुत ज्यादा आप लोगों को जस्तुजू है इस तरह की चीजों की तो मुझसे अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा.
But already this kind of stuff has been happening for the last 20-30 years now, and the momentum is picking up. And very soon we will see something like this happening with the Quranic text as well. मतलब खैर वेस्टर्न ट्रेडिशन में तो हदीस की तो वैलिडिटी पूरी की पूरी क्वेश्चन हो चुकी है. ये सारी ये घड़ी हुई चीज है, कोई चीज इस पे सीरियस नहीं है. बट एनीवे दैट्स नॉट अ डोमिनेटिंग व्यू स्टिल, टू बी वेरी क्लियर. अभी मैं हिस्ट्री की किताब एक पढ़ रहा हूँ नई, उसके अंदर उन्होंने उस स्कॉलर ने भी, ही इज अ कंटेम्परेरी स्कॉलर, ही हैज एक्चुअली डिस्कार्डेड दैट एंड ही इज टेकिंग द हिस्टोरिकल बुक्स एंड द अहादीथ लिटरेचर एज हिस्ट्री एंड ही इज टेलिंग अस दैट हिस्ट्री. खैर एनीवे ठीक है, तो सवाल कर ले. रिलीजन की डेफिनेशन आपने बताई नहीं क्या प्रॉपर होती है. अभी आपने हमसे तो पूछा, हमारे तो कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो हमारा काम कंफ्यूज करना है. तैमूर साहब जो है वो हिदायत के लिए, मैं जो है वो सवाल के लिए हूँ. नहीं देखिए, डेफिनेशन एज सच कोई हम देंगे नहीं, क्योंकि we will say that there is no generic definition to be given. All that we are interested in is I mean, I'm talking about religious studies के जो scholars हैं, वो आपसे कहेंगे कि हम डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं करें. अवाम जिस चीज को रिलीजन कहती है हम उसको पढ़ते हैं. तो वैसे बेवकूफ है अवाम के तौर पे. तो नहीं, मतलब अवाम के जो ख्यालात है रिलीजन के ऊपर, उससे हम डिसएग्री कर सकते हैं, मगर वो जिस चीज को रिलीजन कहती है हम उसको पढ़ते हैं. क्योंकि फिनोमेना है ना, इंसानी फिनोमेना तो है, कल्चर्स में होता है ना, ऐसे ही वो कहेंगे. हाँ, मतलब देखें, वो कहेंगे रिलीजन कुछ भी हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल, टू गिव यू, रिलीजन डिपार्टमेंट के अंदर लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग, फुटबॉल फैन क्लब को एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, एज अ रिलीजियस मूवमेंट, एज अ कल्टिश फिगर, इन सब चीजों को कंसीडर किया गया. ठीक है. पंक रॉक मूवमेंट्स, इस तरह की सारी चीजें. ये तस्वीरें, अस्तगफिरुल्लाह, या तैमूर साहब कैसी तस्वीरें आप लोग भेजे हैं बीच गुफ्तगू में. तो मैं भूल गया क्या कह रहा था. बट इस तरह की वेरियस चीजों को जो है, यार क्या कह रहा था हाँ, ये सारी मूवमेंट्स, मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म. एक और वजह जो है, मतलब नॉट दैट कि मेरा कोई इतना इल्म है, बट हर चीज के ऊपर मुझे बोलने का शौक इसलिए क्योंकि रिलीजन डिपार्टमेंट में आपको कहता है बेटा आप हर चीज पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि रिलीजन इज एवरीवेयर. Liberalism is a second kind of religion. It's an idolatrous religion, in my view, but it's a religion. You know? बिल्कुल. Democracy is a religion. चलिए वो भी पढ़ लेते. मुझसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, छोटा सा. आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, लेकिन वो हमारा सही तरह शब्द, ये जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इकबाल की या सर सैयद अहमद खान की, या पीपल लाइक देम लिविंग 100 years बैक, तो ये जो हम इस चीज को कह रहे हैं कि उन्होंने सही इंटरप्रिटेशन नहीं की, या उन्होंने एक ऐसी इंटरप्रिटेशन की थी व्हिच ट्राइड टू फिट इस्लाम और रिलीजन इनटू द मॉडर्न वेस्टर्न थॉट. तो मेरा क्वेश्चन या कमेंट ये है कि डोंट यू थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर देयर टाइम टू डू सो, बिकॉज़ उस टाइम पे जो मॉडर्निटी थी उसके उस तरह के प्रॉब्लम्स अपीयर नहीं हुए थे जिन प्रॉब्लम्स से आज ह्यूमन काइंड डील कर रही है. अगर मैं आपसे इस तरह से बोलूं कि अगर वो ये ना करते जो उन्होंने किया, तो आज जो आप और मैं प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं शायद वो ना पैदा होते, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मतलब देखिए, मसला ये है कि आपका जो सवाल है ना, इसका with every question that is asked, we must have a way of trying to figure out what the answer will be, even if we don't know the answer. We must know the method on the basis of which we will determine the answer. अगर वो मेथड ही नहीं पता तो सवाल पूछने का मतलब, मेरे ख्याल से उस सवाल का जवाब देना काइंड ऑफ बहुत मुश्किल है. ये नेसेसरी था उनको ये करना? आई डोंट नो. आई मीन, आई डोंट नो हाउ टू से कि नेसेसरी कैसे एस्टैब्लिश करूंगा मैं कि नेसेसरी था. मैं से ठीक है, नेसेसरी होगा. आई मीन, आई डोंट नो, बट सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, व्हाट आई नोटिस देम डूइंग, आई फाइंड प्रॉब्लम्स इन इट. अगर मैं ये कह भी दूं कि यार वो नेसेसरी था, तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं तनकीद नहीं कर सकता? अब मेरे वालिद साहब, लेट्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल जी, मेरे वालिद साहब के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ था उनकी जिंदगी में, उन्होंने अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया. यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मे बी नेसेसरी था, तो क्या मैं तनकीद नहीं कर सकता? समझ रहे? मतलब आई डोंट सी द आई मीन, आई होप आप बुरा ना मान लो, बट आई डोंट सी द रेलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि नेसेसरी था. ओके ठीक है, था, चले मान लिया, फिर
ये शायद इसको अगर क्रिटिकली इनकी बात को देखें तो वो शायद ये कह रहे हैं कि वो जिस तरह उन्होंने सोचा वो उन कंडीशंस की वजह से सोचा, जाहिर है क्रिटिसिज्म तो हो सकती है. आई मीन दे कैन बी पार्टली, मे बी इकबाल कैन बी sort of excused for his, because he was a product of his own time. I mean, in that sense, sort of. Sure. I mean, he can be a product of his time, but obviously, I would say कि वो तो सबके साथ है ना, मतलब वो तो मतलब किसके साथ नहीं है. I mean, वो तो मैं कुफारे मक्का को भी कहूँगा. बिल्कुल यार वो बेचारे प्रोडक्ट ऑफ द टाइम थे ना, उनको बड़ा मुश्किल, जेन्युइनली उनको अजीब सी बात लग रही थी. मतलब ये इंसानी सिचुएशन है ना, वो वन सॉर्ट ऑफ, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट एनीबॉडी. हाँ, ठीक है, एक तरह से ट्रूइज्म है. तो उस्मान शायद जिस बात पे शायद मिस कर रहे हैं कि जो आप जिस तरह पेश कर रहे हैं कि उसके असरात बहुत दूररस रहे और आज तक पाकिस्तानी जो फिजा है मेंटल, उस पे उनके असरात हैं. पूरा अलीगढ़, इन अ सेंस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उसके जो गहरे असरात हैं सब कॉन्टिनेंटल मुसलमानों पे, वो सब वो जड़ तो वही लोग हैं. Yes, exactly. I mean, अब आप लोगों के पास एक्चुअली और भी मेरे ख्याल से वसाइल होंगे अगर इस तरह की चीज़ों को ना अपना तैमूर साहब आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, स्पेसिफिकली मॉडर्निटी इन द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट. ये एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक डिस्कशन हो सकता है. वो नॉर्मली फवाद नहीं करेंगे. हाँ बिल्कुल, फवाद अगर आ रहा है तो वो तो जबरदस्त है. कोई करते I have a question कि अगर उस दौर में जो सिचुएशन थी मुसलमानों की, उन्होंने एक मतलब मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और ये सारी एक तालीम की नए सिरे से बुनियाद डाली, तो आई एग्री विद यू कि ये जो चीज़ें सर सैयद, फिर उनको क्या कहना चाहिए था, उनका बेस्ट स्टैंड क्या होता उस वक़्त के मुसलमानों के लिए कि जो आगे चल के फ्रूटफुल साबित होता, मुसलमानों की ग्रोथ का बाइस बनता. उस वक़्त उन बेस्ट स्टैंड क्या होना चाहिए था? देखिए ये बहुत ज्यादा, मतलब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ कि बेस्ट स्टैंड क्या होना चाहिए था. मैं ये सिर्फ यही कहूंगा कि भाई आप ये ना करते कि दीन से दुआ निकाल दें. अब वैसे अगर बेस्ट स्टैंड क्या होना चाहिए था तो बहुत सारी गुफ्तगू हम कर सकते हैं. हाँ जी, विक्टोरिया को कभी, मतलब सॉरी, आप जो है वो इंपीरियल पावर्स को कभी ये ना कहते कि जी मुसलमानों को करीब करो. ठीक है, आप नेचुरल साइंस इस तरह से पढ़ाने की कोशिश नहीं करते. आप यूरोपियन वो वाला लिटरेचर ढूंढते जिसके अंदर नेचुरल साइंस की तनकीद हो रही थी. आपने से वो वाला लिटरेचर उठाया जो इंपीरियलिस्ट आपके ऊपर मुसल्लत कर रहे थे. मतलब अब कोई हो सकता है सामने से ये क्या यार, मतलब उनके पास जराए नहीं थे. ठीक है, अब मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाली बहस कि वो क्या करते, उसमें पढ़ के मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल. व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इज उन्होंने ये किया. अब उसके असरात, जैसे तैमूर साहब ने कहा, उसकी तासीर आज तक हम महसूस कर रहे हैं बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स में. तो अगर हम आज किसी इम्पैस पे खड़े हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ें, तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि यार हम इस मरहले पे आए कैसे, ताकि हमारी समझ में आए कि हम आगे कैसे बढ़ें. अब वो मरहले पे जो इकदाम लिए गए थे पहले हिस्ट्री में, उन सबको तो हम ठीक नहीं कर सकते. राइट. सो ये मतलब ये इस तरह से समझें, वो वाली बात है ना कि जितने लोग अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से डिसएग्री करते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि जी तो फिर वो क्या करते, हिंदवी मुसलमान जो है वो क्या करते उस वक्त. यार पता नहीं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज जो है वो मुल्क के अंदर मसाइल नहीं है. राइट, इस तरह से जवाब देंगे वो लोग. तो आई थिंक मे बी आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि ये बड़ा मतलब वो क्या कह रहे हैं, ही इज टेकिंग द इजी वे आउट. बट आई वुड से कि ये सवाल पूछ के क्या हासिल है, इस तरह से सोच लेना. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो है वो मतलब बुलेट डॉज कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इस सवाल के जवाब में हासिल क्या हो रहा है, क्या आज का मसला हल हो रहा है? Sir, what? Sorry, I shouldn't call you. आप ये बताइए. बहुत शुक्रिया. I don't quite get what you mean by इल्हामी किताब. जब आप बात करते हैं इंजील के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, किंग जेम्स वर्जन, ये सारी तो इन्होंने लिखी तो बाद में ही है ना. मतलब I kind of understand what your Christian colleagues are saying. I don't understand what you mean by sure डिवाइन सोर्स, उसकी हम कह सकते हैं, बट जिस तरह कुरान लिखा गया है, मे बी आई मीन मतलब मेरा
King James version जो है, which is probably the most popular. No, but King James version is just a translation. Sure. King James version is not the original. So it's like saying कि जी वो अपना शाह वलीउल्लाह साहब ने जो है वो कुरान को जो है तर्जुमा किया था फारसी में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कुरान की बात कर रहे हैं. तो उसका तर्जुमा जिस जबान में भी होता है, that's not the big issue. The bigger issue is कि the original text, right? But the original text isn't, वो अब उसकी एग्जिस्टेंस का तो वो तो पढ़ा ही नहीं जा रहा. ओरिजिनल टेक्स्ट तो उनको कभी कोई गॉस्पेल मिल जाती, कभी कोई मिल जाती है, सारों ने मिलके लिखी हुई है. और ये चैप्टर्स जो सारे हैं गॉस्पेल ऑफ पॉल एंड फला, ये आप आई मीन ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि व्हाट इज मेकिंग यू से दिस. देखें, इस तरह से सोचें कि मिडीवल टाइम्स में जब मुजादले होते थे बिटवीन द मुसलमान एंड क्रिश्चियन, उसके अंदर ये ऐसे समझें कि जो दलाइल और नबूवा का लिटरेचर है ना मुसलमानों के पास, कि नबूवत की दलीलें क्या हैं, और एक जनरल फिनोमेना की नबूवत की ज़रूरत क्या है, और दूसरा ये होता है कि जी ये जो शख्स है, ये रसूल मतलब सॉरी ये जो मोहम्मद जो है यही है रसूल अल्लाह. ठीक है, ये दो किस्म की दलीलें जो इस तरह की प्रेजेंट की जाती हैं. उसके अंदर बाइबल को इस्तेमाल करना कि ये इल्हामी किताबें हैं और इसके अंदर रसूल अल्लाह की पेशगोई की गई है, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसको आज जाकिर नाइक जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं. राइट, कहने का मकसद ये कि ये उसी वक्त वैलिड हो सकता है जब आप कह रहे हो कि आपकी जो किताब है ये वाकई इल्हामी है. अगर मुसलमान उसको इल्हामी मान ही नहीं रहे होते, राइट, तो मतलब उस आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस नहीं था. नहीं, but then why are Christians saying कि ये तो इल्हामी है ही नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए हैं. Yes, now many Christians are that? saying this. This is a later on phenomena. They were written afterwards. And again, I'm not saying that they're wrong or right. That's not the issue over here. But what I'm saying is the understanding of what scripture is. ठीक है? Understanding of what ये जो हमारी मतलब इल्हामी नसूस हैं, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग तब्दील हो गई है. अच्छा, ठीक है. हाँ, मतलब देखें वो जो तहरीफ वाला इशू है ना, as Muslim, so we might say कि जी कुरान तो कहता है कि जी इन लोगों ने जो है वो अपनी इस्लामी किताबों में तहरीफ की है. ठीक है, मतलब तब्दीलियां डाली हैं. तो ठीक है, वो भी हम एज मुसलमान में कहूंगा कि हाँ वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है. बट right at one level those changes don't mean that everything that has been from the beginning has been lost. Whatever it is that had the divine status has been lost, right? It still has some sort of a divine status. अब उसको कैश आउट कैसे करना है कि भाई what do we mean by divine status? ये जो है ये काफी बड़ा मसला बन गया. मतलब I'm telling you कि ये इतना बड़ा इश्यू है कि ये जो मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था, इस तरह के और भी सवाल मिलते हैं. आप लोगों ने शायद सुना होगा atheist Jews, atheist Christians. I haven't. I mean, if you haven't, Google it. Like, I mean, this is like ये कोई random phenomena नहीं है. मतलब this is not like a marginal phenomena. I mean, like I'm telling you, like this is something that you know मैं churches में जाके interfaith sessions में हम बैठ के बात कर रहे होते हैं और वहां पे लोग जो है वो literally ये कहते हैं, यार I'm not sure I believe in God, right? And I'm not saying they should believe in God. देखें, मेरी at least मेरी conception of theology में there is a healthy sense of skepticism भी होनी चाहिए, right? But that is still very different from what they're saying. They're like it's more like मुझे परवाह ही नहीं है. Who cares कि खुदा है कि नहीं है भाई? एक तरह की सोसाइटी है, मतलब it's like a club that I'm a member of, right? आप इसको इस तरह से समझें कि Christianity has been reduced to, and again a very modern phenomenon, it has been reduced to an identity phenomena. It's a kind of a nationalism, right? Just like Pakistaniyat is a kind of nationalism, Americanism is a kind of nationalism, I don't know, like Colombianism is a kind of nationalism. Christianity has been reduced to that. और वो आपको मतलब वैसे तो इस्लाम के साथ भी मिलता है. बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस्लामी अशार के बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि जी मतलब हमें जो है ये फॉलो करना है, बट एक्चुअली दे डोंट रियली केयर. आई मीन you know, this is the bigger issue, right? जो थोड़ी सी I think theological तनकीद होती है, ये emphasis on hijab and ताज़ीरात and हुदूद, ये बार बार इसके ऊपर इतना फोकस किया जाता है. आप मतलब
यू नो इबादत कहाँ गई, मुनाजात किधर गई, वो अजीब ही समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। एनीवे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, और कोई सवाल है तो बोले। जी अस्सलाम वालेकुम, फराज है। मेरा एक सवाल स्लैश कमेंट है। एक तो ये कि द आर्गुमेंट ऑफ साइंस वर्सेस रिलीजन, तो isn't it because के hasn't this problem happened because के unexplained जो चीजें हैं उनको एट्रीब्यूट कर दिया जाता है रिलीजन के हाथ, और यूजुअली जो सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल हैं दे ट्राई टू use their own flawed understanding of nature and religion to explain scientific things ताकि they can marry the two and they can win some more crowd who usually believes in scientific things. या to the younger generation अगर उनको religion के fold में लाना होता है तो they use flawed explanations of scientific phenomenon. So जब science के लोग actually उन unexplained चीज़ों को explain कर देते हैं using new science या new technology, तो वो फिर कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे religion जो है ये ड्रामा है। तो isn't this the reason कि साइंस और रिलीजन की आर्गुमेंट्स जो हैं ये दोनों सेपरेट रहनी चाहिए? जी अभी देखें, मतलब मेरे नजरिए से मतलब मैं जिस तरह से इल्मुल कलाम और फलसफे को समझता हूँ, साइंस को समझता हूँ, यस वी शुड नॉट कंफ्यूज द टू, दीज आर टू डिफरेंट डिस्कोर्सेज। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि टेक्सचुअल मतलब आप अगर ये समझें कि कुरान के अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कि मायने दर मायने दर मायने दर मायने, ये मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है। आप उसको टेक्स्ट को इतना क्लोज नहीं कर सकते। आप रूल्स निकाल सकते हैं, उससे अहकामात निकाल सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उसको हद नहीं लगा सकते उसके ऊपर, उसके मायनों की। साइंस का मोड ऑफ ऑपरेशन दूसरा है, वो मतलब इंटरप्रेटिव पॉसिबिलिटीज को नैरो डाउन करना चाहती है, राइट, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस को रिड्यूस करना चाहती है। तो इसीलिए मैं तो कहूँगा दोनों को अलग अलग रखना चाहिए बिल्कुल। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ रिलीजियस पीपल हैव सॉर्ट ऑफ गिवन इन टू दिस फिनोमेना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इन प्री मॉडर्न टाइम्स ऐसा था नहीं कि इन टेक्स्ट को इस्तेमाल करके मतलब नॉलेज नहीं निकाली गई है। कहने का मकसद ये है कि वो मेथोडोलॉजी अलग थी, मेथोडोलॉजीज अब अलग हो गई हैं, और ये टेम्पटेशन हमें बचना चाहिए। बट दिस इज अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड, वो तो कैपिचुलेट कर गए टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, जो मतलब हमने एग्जांपल्स दिए, आपने एग्जांपल्स दिए कि वो साइंस के मेयार पे रिलीजन को जज कर रहे होते हैं। बट दूसरी साइड से भी ये हो रहा होता है ना कि बिकॉज आई मीन रिचर्ड डॉकिंस की तरफ से क्या हो रहा है, वो ये समझ रहा है कि जी जब क्रिश्चियन जो है वो बात कर रहे हैं आदम की तख्लीक की, ठीक है, या मुसलमान जो है वो बात कर रहे हैं आदम की तख्लीक की, तो वो नेसेसरीली इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं कि एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में उसको फिट नहीं किया जा सकता, राइट। आई मीन टू गिव यू एन एग्जांपल, फिलोसॉफिकली मैं जब इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूं, मैं ये कहता हूं कि एवोल्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, इट टॉक्स अबाउट स्पीशीज एज अ होल। Now, Adam is the creation of a specific individual. The two discussions are missing each other. They're talking past each other. ठीक है, मतलब अलग आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट ये इस बहस में घुसना भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि साइंस की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सारे लोगों के पास है, फिलोसफी ऑफ साइंस की अंडरस्टैंडिंग इवन साइंटिस्ट के पास नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और जो स्पेशली द कॉलोनाइज्ड डेवलपिंग वर्ल्ड। वो क्या है कि हमें जो है वो बार बार ये बोला जाता है कि जी आप टेक्नोलॉजी पढ़ना है, प्योर मतलब साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस समझे आप पढ़ाई जाती है। साइंस नहीं पढ़ाई जाती इतनी अच्छी, और जितनी अच्छी मतलब फिलोसफी साइंस तो है ही नहीं, क्योंकि उसको बेकार समझा जाता है। सो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, हमारे अपने खानदान में माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत शौक है कुरान के अंदर से एम्ब्रियोलॉजी निकालने का। तो खैर आई मीन यू नो वही वाली बात है कि अल्लाह सबको जो है वो मतलब जन्नत दिखाए, बट उनका ईमान अगर उससे अफरोज हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बट मुझे इतना पता है कि एपिस्टेमोलॉजिकली बड़े इश्यूज है उधर। हाँ जी, जो सेकंड मेरा पार्ट था वो एक्चुअली पहले पार्ट को जस्ट अ क्विक फॉलो अप, जो आप बात कर रहे थे इसकी एक्चुअली वो सेकंड पार्ट में आ जाता है कि ये जो दुआ का जो कॉन्सेप्ट है
आई अंडरस्टैंड कि एक तो सर सैयद का जो आपने वो हाईलाइट किया, ये उनका फिलोसॉफिकल हो सकता है कि ही वाज अ बैड फिलोसोफर इन माय ओपिनियन, बट दिस आल्सो पॉसिबल कि प्रैक्टिकली जो उन्होंने चीजें अपने परहैप्स फ्लॉड फिलोसफी से अखज़ की, वो दे वर गुड इनफ. लाइक फॉर एग्जांपल, छोटी सी क्विक एग्जांपल, न्यूटन जो था उसकी जो लॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन है, they are so good that they're still used in really advanced technology. However, अगर आप आइंस्टाइन और जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं उनके थ्रू अगर उनकी आप लॉज ऑफ मोशन को देखें तो दे डोंट स्टैंड. लेकिन अगर देखा जाए तो फॉर अ ब्रॉडली प्रैक्टिकल पॉइंट रीजन उनकी इक्वेशंस होल्ड. सिमिलरली जो सर सैयद थे उनकी मे बी फिलोसॉफिकली बेस जो है वो वीक होगी, तो उन्होंने दुआ को एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है जो प्रैक्टिकलिटी उन्होंने निकाली अपने टाइम के लिए, इट वाज गुड इनफ टू गेट थिंग्स गोइंग. और जो दुआ वाली बात थी उस पे मेरा क्वेश्चन स्लैश कमेंट ये था कि जिस तरह टेक्नोलॉजी और साइंस एडवांस कर रही है, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी के थिंग्स जो अभी भी हमारे जहन में क्वेश्चंस हैं लाइक दुआ, एंजल्स एटसेट्रा, एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, इफ द फ्यूचर इज लॉन्ग इनफ, तो हम लोगों को वो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चंस. probably not, but obviously हम उसको रद्द नहीं कर सकते क्योंकि these are things which are still beliefs not been proven. but साइंस में अगर देखा जाए तो किस तरह आजकल वो क्वार्ट्स और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं किस तरह वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब स्काई इज द लिमिट टू नो कि क्या क्या हो सकता है. और जो कुरान में मेटाफर दिए हुए हैं, मे बी सम ऑफ देम माइट इवन बी प्रूव्ड या माइट नॉट बी. I mean, देखें ये वही वाली बात है कि अगर मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है. जी. I mean, हाँ ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. और आप जो है वो अपने आपका किसी का वीडियो भी ऑन हुआ है, बट एनीवे द कहने का मकसद ये है कि यस श्योर, आई मीन कुछ भी हो सकता है, बट आई वुड स्टिल यू नो क्या कहते हैं वेंचर कॉशन ओवर हियर कि एक सिस्टम ऑफ डिस्कोर्स को इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए किसी और सिस्टम ऑफ डिस्कोर्स के ऊपर, या इस तरह समझे किसी एक सिस्टम ऑफ थॉट को किसी और सिस्टम ऑफ थॉट के ऊपर मतलब मुनसर नहीं करना चाहिए, उसको बुनियाद नहीं बना देनी चाहिए कि दूसरा गिरा तो ये भी गिरा. ठीक है, बिकॉज आई मीन ये फिलोसॉफिकली आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस, बट इन जनरल आई वुड से कि यू नो समेना व अताना, आई मीन हम सुनते हैं और मतलब उसको obey करते हैं. That is the issue over here. It is not कि जी खुदा जो है वो न्यूटन से बैकअप होता है तो जी मैं सुन लेता हूं खुदा को, ऐसी की तैसी, who cares? You see what I'm trying to say? Like epistemologically the connection has to be directly with God. Whether that God exists or not, whether I'm making the interpretation problems of the Quran, वो सारी बातें अपनी जगह. Conceptually जो option है वो ये है कि खुदा से हुक्म आया उसको बजा लाना है, ये लॉजिक है. ये नहीं है कि जी खुदा जो है उसको न्यूटन से बैकअप है या आइंस्टाइन से बैकअप है इसलिए बजा लाना है. अगर वो दोनों एक किसी मतलब हम रब्त हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट हु केयर्स, राइट? क्योंकि दूसरा ये कि आई मीन देखें, मैं आगे जाके ऐसे बोलने वाला था इसके बारे में, हम शायद यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं. जस्ट रियलाइज 1 बज गए हैं, आई मीन मेरे 1 बजे हैं, आप लोगों के 10 जो भी 11 बज रहे हैं. बट कहने का मकसद ये है कि वी नीड टू नॉट be so dependent on seeking validation. मुझे ये वाले जो moves है ना, मुझे ये psychological insecurity की तरफ point करते हैं कि it's like that child which constantly looks up to the father and says अब्बा मुझे recognize कर लो, मैंने भी देखो भी छक्का मारा है, मैंने भी जो है ना वो मैं A लेके आ गया हूँ. ये वो वाली मेंटालिटी है. मुझे इसलिए से बहुत जो है ना आई एम वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस. ठीक है, सो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है इसके अंदर कि हम लोग जो है वो खुद इतने पिटे हुए हैं. Right, we've lost so much as a civilization. और दूसरा ये कि आप क्यों मतलब conceptually खुदा को आप क्यों किसी और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो तो by definition वो चीज है जो कि मतलब किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, एब्सोल्यूट है. You see what I'm trying to say? तो ठीक है, अगर वो कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं.